हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 4 नवंबर 2025 का डेली करंट अफेयर्स। सो इन द डेली करंट अफेयर्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 4 टॉपिक्स टुडे। फर्स्ट इज G2 रिवाइवल। G2 तो आपने इंटरनेशनल रिलेशन का ये टॉपिक है। मे बी आप लोगों ने G20 का नाम सुना होगा, मे बी आपने G7 का नाम सुना होगा, G2 का नाम तो शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा, तो G2 के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड इज हाई सीज ट्रीटी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगले साल के मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए। थर्ड इज अ केरला स्टोरी। केरला स्टोरी किसके लिए? पावर्टी को, केरला ने एक्सट्रीम पावर्टी को ख़त्म कर दिया है। ठीक है, वेलफेयर स्कीम्स जो होते हैं वल्नरेबल सेक्शंस के लिए पावर्टी होता है। जीएस पेपर 2 का ये भी पार्ट बनेगा। एंड फोर्थ, इंटीग्रेटेड शोहरा टूरिस्ट सर्किट, जीएस पेपर 2 एंड साथ में आसाम स्पेसिफिक जीएस पेपर 5। सोहरा कौन सा प्लेस है? चेरापूंजी, आप लोग नाम जानते हो। चेरापूंजी और सोहरा दोनों एक ही जगह है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। वट एवर न्यू कीवर्ड्स, वट एवर न्यू की फ्रेजेस, वट एवर न्यू वोकेबलरी यू लर्न टुडे, उसका नोट्स बनाइए और कमेंट सेक्शन में लिखिए। अब दिस इज द फर्स्ट टॉपिक फॉर टुडे, G2 रिवाइवल एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। व्हाट इज G2? G2 मतलब ग्रुप ऑफ टू। अब ये आर्टिकल लिखा है संजय बारू साहब ने। संजय बारू साहब को शायद आप नहीं जानते होंगे। संजय बारू साहब ने बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था एन एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। एन एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जो किसके ऊपर था? प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के ऊपर था। ये मनमोहन सिंह के बहुत ही खास सेक्रेटरी हुआ करते थे मनमोहन सिंह के गवर्नमेंट के टाइम पे, है ना। तो इनका बहुत पूरा एकदम एक्सपीरियंस रहा है और ये लिखते रहते हैं लगातार। गवर्नमेंट के ऑफिसर रह चुके हैं और सारा कुछ लिखते रहते हैं। आईआर के बारे में खासकर बहुत सारा कुछ लिखते रहते हैं। तो इन्होंने ये आर्टिकल लिखा है एन इंडियन वे फॉर G2। G2 तो हो रहा है, अब इंडियन वे क्या है? अब G2 एक ग्रुपिंग है, दो कंट्री की ही बात की जा रही है। वर्ल्ड के दो पावरफुल कंट्री बताओ आप। सीरियसली आप यूएस का नाम तो लोगे ही लोगे, और शायद आप चाइना का नाम भी ले लोगे। तो ये वर्ल्ड के अभी टू पावरफुल कंट्रीज हैं। अगर ये पॉलिटिकली पावरफुल या मिलिट्री वाइज पावरफुल नहीं मानते हो, तो इकोनॉमी वाइज पावरफुल तो है ही, कि इंडिया से ये इकोनॉमी वाइज ज़्यादा पावरफुल है। वर्ल्ड की नंबर 1 है, नंबर 2 इकोनॉमी। तो वर्ल्ड की नंबर 1 एंड नंबर 2 इकोनॉमी आपस में कैसे बातचीत करें, अपने डिफरेंसेस को कैसे ख़त्म करें, जिससे कि वर्ल्ड की इकोनॉमी सुचारू रूप से चलती रहे, इसी को हम क्या बोलते हैं? G2 बोलते हैं। US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पोस्ट द G2 विल बी कन्वीनिंग शॉर्टली। द G2 विल बी कन्वीनिंग शॉर्टली, ये डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया है। इनके ट्वीट बहुत पॉपुलर होते हैं और ट्वीट के नाम पे इनका आर्टिकल निकल आता है। इंडिकेटेड रिन्यूड यूएस चाइना कोऑर्डिनेशन फॉलोइंग द टैरिफ ट्रूस। टैरिफ यूएस चाइना पे, चाइना यूएस पे लगा रहा था यार। अभी रिसेंटली एक ग्रुपिंग है एपेक, एपेक की मीटिंग भी हुई साउथ कोरिया में। इट रेजेज स्ट्रेटजिक क्वेश्चन फॉर इंडिया ऑन रीकैलिब्रेटिंग इट्स मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी। इंडिया को अपनी मल्टी अलाइनमेंट, हम हर कंट्री से अलाइन होना चाहते हैं। इंडिया यूएस से भी अलाइन होना चाहता है, इंडिया चाइना से भी अलाइन होना चाहता है, हम रशिया से भी अलाइन होना चाहते हैं, हम यूरोप से भी अलाइन होना चाहते हैं, यूरोपियन यूनियन से। तो अगर G2 होगा तो हमें अपना रिकैलिब्रेशन कैसे करना होगा, उसको हमें वापस से देखना पड़ेगा। बैलेंसिंग टाइज विथ वाशिंगटन, वाशिंगटन से कैसे हमें बैलेंस करना होगा, बीजिंग से कैसे बैलेंस करना होगा, जब ग्रेट पावर इक्वेशन शिफ्ट हो रहा है। अभी इनके बीच में राइवलरी चल रही थी, अभी इनके बीच में क्या होगा? मीटिंग होगा, G2 होगा। तो इसके बाद से चीज़ें बदलेंगी, काफ़ी बदलेंगी। G2 नाम जो है, एक इकोनॉमिस्ट फ्रेड बर्गस्टेन ने 2005 में दिया था कि G2 एक इकोनॉमिक, जियो इकोनॉमिक ग्रुप का काम करे। जियो पॉलिटिकल की, पॉलिटिक्स की बात यहाँ नहीं हो रही है। और जब 2008 में वर्ल्ड में इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, तो G2 का नाम बहुत ज़्यादा उसके बाद से फेमस हुआ। G2 मतलब सिर्फ दो कंट्री की बात हो रही है। G20 में 20 कंट्रीज हो जाते हैं, या G20 में 19 कंट्रीज, एक यूरोपियन यूनियन और एक नया ऐड हुआ है अफ्रीकन यूनियन, ये G20 में आ जाते हैं। G21 भी बोल सकते हो, जिसमें इंडिया भी है। G8 में रशिया आ जाता है। G7 में सिर्फ इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन आ जाते हैं, ठीक है, जिसमें यूएस तो है, जर्मनी वगैरह है। बट G2 में सिर्फ दो कंट्री, वर्ल्ड की टू टॉप इकोनॉमीज ले लो, ये अच्छे से काम करें तो पूरा वर्ल्ड का इकोनॉमी अच्छा रहेगा। Understanding shift from G20 to G2. The revival of G2 underscores a potential bypass of broader multilateral platforms such as G20, where India had significant influence. This bilateralization of global governance could limit India's ability to shape economic and geopolitical outcomes through collective diplomacy. ये क्या हो गया है? बाईलैटरलाइजेशन ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस। ग्लोबल गवर्नेंस बाईलैटरल बन गया है, यूएस और चाइना मिलके बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करेंगे। पहले क्या था? G20 में एटलीस्ट 20 कंट्रीज तो हैं, बट यहाँ सिर्फ कितनी कंट्री की बात हो रही है? 2।
It reflects the pragmatic convergence between Washington and Beijing despite ideological and strategic tension. उनके बीच टेंशन है, टेंशन रहेगा भी, टेंशन आइडियोलॉजिकल भी है, कैपिटलिज्म कम्युनिज्म का, टेंशन स्ट्रैटेजिक भी है, पावर स्ट्रगल का, बट उसके बावजूद प्रैग्मेटिक कन्वर्जेंस रहेगा, प्रैक्टिकल अप्रोच रखेंगे कि उनकी इकोनॉमीज को फायदा हो, वर्ल्ड इकोनॉमीज को फायदा हो। इंडिया के लिए इम्प्लीकेशन क्या होगा, हमें मार्जिनलाइजेशन का रिस्क रहेगा कि अब दो यूएस और चाइना चाहता है इंडिया को अपने साथ मिला ले, ठीक है, यूएस चाहता है इंडिया को अपने साथ मिला ले, सो दैट कि चाइना को यूएस से टैकल करने में हेल्प मिले, यूएस को चाइना से टैकल करने में हेल्प मिले। बट जब ये दोनों आपस में ही बातचीत कर लेंगे तो हमारा क्या काम रहेगा, हम मार्जिनलाइज हो जाएंगे, ठीक, किनारे हो जाएंगे। मार्जिनलाइजेशन मतलब क्या हो गया, किनारे कर दिया जाना। A G2 driven global order could reduce India's leverage as a balancing power and weaken the relevance of multi-alignment mechanisms such as Quad and BRICS. Quad and BRICS का relevance कम हो जाएगा। China could gain additional bargaining power vis-a-vis India and Asia. चाइना को एडिशनल बार्गेनिंग पावर मिलेगा। जियो इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या हो जाएंगे, चाइना यूएस कोऑर्डिनेशन होगा, ट्रेड में, टेक्नोलॉजी में, सप्लाई चेन स्क्वीज होगा, इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग स्क्वीज होगा। हम जो मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की कोशिश कर रहे हैं वो शायद बहुत अच्छा हमारे लिए संकेत नहीं है, हमारे एक्सपोर्ट बढ़ने का अच्छा संकेत नहीं है। यूएस की कंपनी जो लगातार इंडिया में इन्वेस्ट करना चाह रही है, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हब खोलना चाह रही हैं, चाइना से उनकी बातचीत होने के बाद, ट्रूस होने के बाद शायद ऐसा नहीं करें। इफ टैरिफ्स ईजेस बिटवीन वाशिंगटन एंड बीजिंग, इंडिया शॉर्ट टर्म ट्रेड डाइवर्जन बेनिफिट कुड डिमिनिश। हम शॉर्ट टर्म में जो ट्रेड डाइवर्जन कर रहे हैं वो डिमिनिश हो जाएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल हम अभी यूएस के साथ ट्रेड कम कर पा रहे हैं तो बाकी जगह ट्रेड डाइवर्ट कर रहे हैं। डिप्लोमेटिक रिकैलिब्रेशन, जो हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं उन्होंने बोला है, एस जयशंकर साहब ने, एस जयशंकर स्ट्रैटेजिक फार्मूला, उनका स्ट्रैटेजिक फार्मूला क्या है, इंगेज अमेरिका, अमेरिका से हमें इंगेज करना है। अमेरिका से इंगेज करने का मतलब कि उसमें बहुत ट्रेड करना है, बहुत कम टैरिफ रखना है, बहुत लोग अमेरिका जाएं, वहाँ से आए, इन्वेस्टमेंट आए, इन्वेस्टमेंट जाए, ये सब इंगेज अमेरिका। मैनेज चाइना, चाइना को संभव हमें बैलेंस करके रखना है, मैनेज करके रखना है। और रीअश्योर रशिया, रशिया को रीअश्योरेंस दिलाते रहना है कि हम अच्छे फ्रेंड हैं, अच्छे फ्रेंड बने रहेंगे और काम करते रहना है। क्योंकि अब आप सोचोगे कि रशिया के साथ इंगेज करने की बात क्यों नहीं आ रही, रशिया बहुत बड़ा इकोनॉमिक कंट्री नहीं है, तो हम रशिया के साथ इंगेज हो भी जाएंगे तो हमारा इकोनॉमिकली हम बहुत बड़े नहीं बनेंगे, बट वो बहुत बड़े बन सकते हैं हम अमेरिका के साथ और चाइना के साथ। उनके साथ ट्रेड हमारा बहुत बढ़ सकता है, $500 बिलियन, $1000 बिलियन तक भी फ्यूचर में जा सकता है। बट रशिया के साथ $100 बिलियन गया तो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ठीक है। मे नीड रीबैलेंसिंग टू मैनेज अमेरिका। अब ये साहब बोल रहे हैं कि जयशंकर साहब तो ये बोल रहे हैं, ठीक है, बट है ना, संजय बारू साहब ये बोल रहे हैं कि इंडिया को मैनेज करना हो, अमेरिका को चाइना से इंगेज करना हो, और रशिया को तो रीअश्योर करो, ठीक है, बट इंगेजमेंट हो सकता है चाइना से करना पड़े, और अमेरिका को जो ट्रंप साहब जैसे काम कर रहे हैं उसके हिसाब से मैनेज उसी को करना पड़े, है ना। एज इंडिया फेसेस न्यू कंस्ट्रेंट्स, इंडिया को नया कंस्ट्रेंट्स, बाधाएं मिल रही हैं। द चैलेंजेस नाउ लाइज इन प्रिजर्विंग स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। चैलेंजेस ये है कि हमारा जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है, ऑटोनोमस अप्रोच रहता है कि हम किस कंट्री से डील करेंगे, वो हमारे ऊपर है, दैट इज स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, उसको प्रिजर्व करना विथ वाइल अवॉइडिंग इंटेंगलमेंट, जबकि इंटेंगलमेंट फंसना नहीं है हमें ग्रेट पावर पोलैरिटीज में, यूएस और चाइना के बीच में हमें फंसना नहीं है। इंडिया का क्या स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स होना चाहिए, डीपन एशिया एंगेजमेंट, एशियन कंट्री के साथ एंगेजमेंट बढ़ाना चाहिए, जापान है, साउथ कोरिया है, आसियान कंट्रीज हैं, इनके साथ एंगेजमेंट बढ़ाओ। बीमस्टेक ग्रुपिंग है, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन है ना, बीमस्टेक जो इधर की ग्रुपिंग होती है, उनके साथ एंगेजमेंट बढ़ाओ। स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी को रीइंफोर्स करना है। स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी मतलब कि हम दो कंट्री क्या है, ऑटोनोमस कंट्रीज हैं, ठीक है, हम इंडिया जो है ऑटोनोमस है और किसी के साथ रिलेशनशिप रख सकता है, यूएस के साथ फ्रेंडशिप, चाइना के साथ फ्रेंडशिप, तो उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी। रशिया को रीअश्योर भी करना है और यूरोप को भी हमें रीअश्योर करना है। रशिया से हम तेल खरीदते हैं, खरीदते रहना है एनर्जी के लिए, डिफेंस वेपन्स खरीदते हैं, ब्रह्मोस S-400 ब्रह्मोस तो मिलकर बनाते हैं, खरीदते रहना है, यूरेशिया के एक्सेस लेते रहना है, साथ साथ यूरोप के साथ भी हमें ट्रेड, टेक्नोलॉजी, डिजिटल पार्टनरशिप बढ़ाते रहनी है। इकोनॉमिक सेल्फ स्ट्रेंथनिंग, खुद का इकोनॉमिक स्ट्रेंथनिंग करते रहना है। एक्सेलरेट डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल एंड डिजिटल कैपेसिटी बिल्डिंग टू मिटिगेट वल्नरेबिलिटीज अराइजिंग फ्रॉम पोटेंशियल G2 ड्रिवन ऑर्डर। Strengthen trade agreements with global south and middle power to prevent economic marginalization. Economic marginalization को हमें क्या करना है, प्रिवेंट करना है। Shape alternative global narratives. Lead effort to revitalize G20 को revitalize करना है, BRICS Plus को revitalize करना है।
एससीओ को रिवाइटलाइज करना है, असर्टिंग द लेजिटिमेसी ऑफ मल्टीपोलरिज्म, मल्टीपोलरिज्म का जो लेजिटिमेसी है उसको क्या करना है, असर्ट करते रहना है। प्रमोट फ्रेमवर्क सच एज ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन, है ना, ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन प्रमोट करना है। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर प्रमोट करना है, टू री इन्फोर्स इंक्लूसिव ग्लोबल गवर्नेंस, इंक्लूसिव ग्लोबल गवर्नेंस को री इन्फोर्स करने के लिए। अब नाउ व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, इफेक्टिवली मैनेज स्ट्रेटेजिक असिमेट्री, जो हमारा असिमेट्री है जिसमें हम कमजोर हैं उसको मैनेज करना है स्ट्रेटेजिकली विद बोथ द यूएस एंड चाइना, है ना, चाइना से किसी मामले में हम पीछे होंगे, यूएस से किसी मामले में पीछे, पीछे को क्या बोलोगे, असिमेट्रिक, असिमेट्रिक है उसको मैनेज करना है, स्ट्रेटेजिकली मैनेज करना है। स्ट्रेंथन द लीड रीजनल ग्रुपिंग, जो हमारा रीजनल ग्रुपिंग है ना, इंडिया के साइड में जो हम बे ऑफ बंगाल रीजन के कंट्रीज के साथ ग्रुपिंग बनाते हैं जिसको हम बिमस्टेक बोलते हैं, इंडियन ओशन ग्रुप के साथ इंडियन ओशन आयोरा बोलते हैं, क्वाड, सबको हमें रीजनल ग्रुपिंग को स्ट्रेंथन करना है, लीड करना है। इंडिया को एक रेस्पॉन्सिबल पावर की तरह प्रोजेक्ट करना है ना, प्रैग्मेटिक प्रैक्टिकल डिप्लोमेसी हमें साथ में करते रहनी है। जयशंकर साहब का स्टेटमेंट है, चेंज हैज लाइफ ऑफ इट्स ओन, एडजस्टमेंट विल बी मेड, फ्रेश अंडरस्टैंडिंग विल बी फॉर्ज्ड एंड रेजिलिएंट सॉल्यूशन विल बी डिवाइज्ड। तो अगर इक्वेशन बदलेंगे, सिचुएशन बदलेंगे, है ना, एक तरह से ये भी बिग बॉस चल रहा है या कुछ भी ऐसा रियलिटी शो ही चल रहा है जिसमें दो लोगों के बीच के इक्वेशन बदल रहे हैं, तीसरे पे इम्पैक्ट आ रहा है, ठीक है। हाई सीज ट्रीटी, हाई सीज, हाई सीज का मतलब ऊंचाई पे नहीं होता है ना, अगर आप वर्ल्ड मैप बनाते हो, ठीक है, तो वर्ल्ड मैप बनाते हो, रुको मैं वर्ल्ड मैप यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा वर्ल्ड मैप बनाता हूँ, है ना, तो ये वर्ल्ड मैप अगर आप बनाते हो, यहाँ पे पेन का ग्रिप बहुत अच्छा नहीं होता डिजिटल पेन का, बट फिर भी आई एम ट्राइंग कि आपके लिए वर्ल्ड मैप बनाऊं। तो वर्ल्ड का ऑलमोस्ट टू थर्ड हिस्सा, टू थर्ड हम क्या बोलते हैं, वाटर बोलते हैं, टू थर्ड क्या है, सी है, ठीक है ना, ये सब क्या है, सी है। तो ये जो इलाका हो गया, ये इलाका, ये पूरा, ये जो सी समुद्री इलाका हो गया, है ना, ये जो समुद्री इलाका इस साइड पड़ेगा, इस साइड पड़ेगा, इसको आप क्या बोलते हो, हाई सीज बोल देते हो। जो सी किसी कंट्री के आसपास नहीं है, किसी कंट्री से 200 नॉटिकल माइल से दूर है, 200 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल से दूर है, 200 नॉटिकल माइल से दूर है, इन सी को हम क्या बोल देते हैं, 200 नॉटिकल माइल से दूर, क्योंकि उसको हम बोल देते हैं हाई सी, क्योंकि अप टू 200 नॉटिकल माइल तक जिस कंट्री का बॉर्डर होगा, जिस कंट्री का बॉर्डर होगा वो वहाँ पे एक्सप्लोरेशन कर पाएगा, वहाँ से की इकोनॉमिक रिसोर्स मिलेंगे, गैस मिलेगा, क्रूड ऑयल मिलेगा, वो निकाल लेगा। बट उसके अलावा जो समुद्र बच गया, जो सबके लिए, उसको हाई सीज बोला जाता है, वो सबके लिए कॉमन है, ग्लोबल कॉमन का पार्ट है, ग्लोबली पूरे वर्ल्ड के लिए क्या है, कॉमन है। अब देखो, हाई सीज ट्रीटी हुआ था लास्ट ईयर, फॉर्मली नोन एज द बायोडाइवर्सिटी, बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन, बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन के बियॉन्ड बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है, हाई सीज इलाके में प्रोटेक्ट करना है। 60 कंट्रीज ने उसको रेटिफाई कर लिया, रेटिफाई मतलब उसके पार्लियामेंट वगैरह ने एक्सेप्ट कर लिया सितंबर 2025 में, जनवरी से ये फोर्स में आ जाएगा, मतलब वर्ल्ड में इसको मानना पड़ेगा। इट मार्क्स ए हिस्टोरिक एफर्ट टू प्रिजर्व एंड रेगुलेट मरीन बायोडाइवर्सिटी, जो हाई साइज में बायोडाइवर्सिटी है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, पेड़ पौधा है, फ्लोरा एंड फौना है, उसको प्रिजर्व करने का एक स्टेप है ना, बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन, जो नेशनल जुरिस्डिक्शन से अलग है। अब देखो यहाँ पे ये कंट्री जो है, जो डार्क दिख रहा है आपको, है ना, ये रेटिफाइड कंट्री है, रेटिफाइड कंट्री, आप देखो ये रेटिफाइड है, इन सब कंट्रीज ने क्या किया, रेटिफाई किया है। इंडिया ने अभी तक रेटिफाई नहीं किया है, हम लोगों ने साइन करके रखा है। और ये जो कंट्री देख रहे हो, रशिया, चाइना, ठीक है, रशिया चाइना जैसे कंट्री ने रेटिफाई भी नहीं किया है और इस ट्रीटी को साइन भी नहीं किया है। बट मैक्सिको हो गया, यहाँ पे चिली हो गया, ऐसे कंट्रीज ने, यहाँ पे मेडागास्कर हो गया, है ना, इंडोनेशिया हो गया, इन सब कंट्रीज ने क्या किया है, इनने रेटिफाई कर दिया। और ऐसे 60 कंट्रीज होते ही ये पूरा लॉ जो होगा एक तरह से चला आएगा। 60 कंट्रीज से ऊपर हो चुके हैं, 75 रेटिफिकेशन हो चुके हैं, अभी और रेटिफिकेशन होंगे, धीरे 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 और रेटिफिकेशन होंगे। हाई सीज क्या है, अगेन अभी फिर से वापस, हाई सीज रेफर्स टू द ओशन बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स, है ना, किसी भी कंट्री के बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स, जो 200 नॉटिकल माइल तक होता है एरिया, उसको क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, वहाँ कुछ भी मिलता है वो कंट्री वहाँ से ले सकती है। तो पूरे वर्ल्ड का 64% ओशन क्या है, हाई सीज है। अर्थ का 50% सरफेस क्या है, हाई सीज है ना, अर्थ का 2/3 वाटर है, बट 50% हाई सीज है, बाकी किसी न किसी के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आ जाएगा।
plays a vital role in climate regulation, carbon absorption, biodiversity conservation, provides seafood, mineral, marine genetic resource and compound of medical and industrial value. अनक्लॉज किसको बोलते हैं? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज, लॉ ऑफ सीज के ऊपर लॉ 1982 में बना। अनक्लॉज जिसको बोलते हैं, उसे भी डिफाइन हुआ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कितना होगा, है ना, किसी भी कंट्री, जैसे इंडिया है, इंडिया से 200 नॉटिकल माइल तक क्या रहेगा, इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। बीच में कोई कंट्री पड़ गया तो फिर आधा आधा हो जाएगा, बट अगर जैसे नीचे है, इंडिया के नीचे, है ना, बहुत दूर तक, या इधर अगर मान लो दूसरी कंट्री आ जाती है, ठीक है, नीचे की तरफ भी मालदीव्स आ जाता है, यहाँ इस साइड में अरब सी के साइड में, यहाँ पे बहुत दूर तक कोई कंट्री नहीं आता, तो 200 नॉटिकल माइल तक किसका एक्सक्लूसिव जोन रहेगा? वो इंडिया का एक्सक्लूसिव जोन रहेगा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। 24 तक क्या रहता है? कॉन्टिग्यूअस जोन। और 12 तक क्या रहता है? टेरिटोरियल सी। 12 नॉटिकल माइल, जस्ट 12 नॉटिकल माइल तक क्या रहेगा? टेरिटोरियल वाटर्स बोलेंगे, टेरिटोरियल सी बोलेंगे। तो ये सब डिफिनीशन, ये सब कहाँ डिफाइन किया गया था? अनक्लॉज में डिफाइन किया गया था। कंट्री के अंदर का पानी इंटरनल वाटर, टेरिटोरियल सी 12 नॉटिकल माइल, कंटिग्यूअस जोन 24, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहाँ तक? 200 तक। उसके बियॉन्ड क्या होगा? हाई सीज होगा। उस हाई सीज में बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की हम बात कर रहे हैं। What does the High Seas Treaty aims to achieve? The treaty seeks to balance biodiversity conservation and sustainable use of ocean resources through 4 pillars. 4 पिलर की बात हो रही है, मरीन जेनेटिक रिसोर्स की बात हो रही है, recognizes marine genetic resource as the common heritage of humankind, calls for equitable sharing of both monetary and non-monetary benefit, area-based management tool, establish marine protected area in ecological sensitive region to protect biodiversity from overfishing, ओवरफिशिंग से प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है ना। और ऐसे एरियाज में अगर डीप सी माइनिंग किया जाता है, पॉल्यूशन हो रहा है, तो उनको प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है। कुछ भी बड़ा प्रोजेक्ट कोई लेता है साइंस से रिलेटेड कुछ भी, या तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होना चाहिए, है ना, साइंस बेस्ड इवेल्युएशन होना चाहिए कि कितना हार्म इकोनॉमिक ये पूरा मरीन इकोसिस्टम को होगा। तो इस तरह से, है ना, जेनेटिक रिसोर्स को इक्विटेबली यूज करना, ठीक है, एरिया बेस्ड मैनेजमेंट करना, इन सब तरीकों से पूरा बायोडाइवर्सिटी को बचाने की कोशिश की जा रही है। वहाँ रहने वाले जो लोग हैं, मछुआरे हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी, सो दैट कि लेटेस्ट तरीके से फिशिंग करें, पुराने तरीके से वहाँ आसपास की मछलियों को नहीं मारे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया जाएगा। ये सब सारा काम वहाँ पे इसके तहत किया जाएगा। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन हेरिटेज ऑफ ह्यूमन काइंड? अब ये कॉमन सी है, हाई सी है, तो ह्यूमन काइंड के लिए क्या है? कॉमन हेरिटेज है। The principle of common heritage of humankind was first participated in international law 1970s में एंड फॉर्मलाइज किया गया अनक्लॉज में। क्या क्या एलिमेंट है ना? कॉमन हेरिटेज ऑफ ह्यूमन काइंड, हाई सीज, डीप सी बेड, आउटर स्पेस, अर्थ के 100 किलोमीटर के ऊपर, है ना, उसको ऊपर क्या बोलते हैं? आउटर स्पेस। आप 3500 किलोमीटर ऊपर सेटेलाइट लगा रहे हो, क्या है? आउटर स्पेस है, ये भी ग्लोबल कॉमन है। अंटार्कटिका क्या है? कॉमन है। ये सब क्या है? कॉमन हेरिटेज है ह्यूमन काइंड के लिए। नो कंट्री कैन क्लेम सॉवरेनिटी, कोई कंट्री नहीं बोल सकती कि वो उसका है, एक्सक्लूसिवली उसी कंट्री का है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ दीज रिसोर्स मस्ट बी पीसफुल पर्पस एंड द बेनिफिट ऑफ ऑल, बेनिफिट भी क्या होना चाहिए? शेयर होना चाहिए। अब हाई सीज ट्रीटी में मेजर चैलेंज क्या है? कॉन्सेप्चुअल कॉन्फ्लिक्ट, है ना, कॉमन हेरिटेज है वर्सेस फ्रीडम ऑफ द हाई सीज। फ्रीडम मतलब वहाँ अनरिस्ट्रिक्टेड घूमना फिरना, ठीक है। एम्बिग्विटी ओवर मरीन जेनेटिक रिसोर्स, मरीन जेनेटिक रिसोर्स क्या आएगा, कैसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, कैसे डेटा डिक्लेयर होगा, इन सब में, है ना, बायो पायरेसी कोई कर लेगा, इन सब में क्या है? एम्बिग्विटी रहता है। अलग अलग इंस्टीट्यूट्स का ओवरलैप रहता है। एक ग्लोबल इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है इंटरनेशनल सी बेड, सी बेड मतलब सी का बेड, समुद्र का तल, समुद्र के तल अथॉरिटी, एंड रीजनल फिश मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो कौन ऑर्गेनाइजेशन सबका एक ओवरलैपिंग अथॉरिटी रहता है। टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंशियल गैप, डेवलपिंग कंट्रीज लैक द रिसोर्स, डेवलपिंग कंट्री के पास पैसा ही नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है कि डीप सी में जाकर रिसर्च करें। यूएस वगैरह, चाइना वगैरह, ये सब तो कर पाएंगे ना, ठीक है। वे फॉरवर्ड, ऑपरेशनल गाइडलाइंस, एस्टैब्लिश क्लियर रूल्स फॉर बेनिफिट शेयरिंग, monitoring and dispute resolution under the upcoming conference of the parties framework, technology transfer and equity mechanism, create global funds and partnership to help developing nation participate effectively, जिससे developing nation को हेल्प किया जाए इफेक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए। ग्रेटर रेटिफिकेशन, डिप्लोमेटिक आउटरीच टू ब्रिंग मेजर मैरीटाइम नेशन ऑन बोर्ड फॉर यूनिवर्सलिटी ऑफ इन्फोर्समेंट, इंटीग्रेशन विथ एग्जिस्टिंग ट्रीटीज, एग्जिस्टिंग ट्रीटीज के साथ इंटीग्रेट करना, अनक्लॉज के साथ, है ना, ISA RFMOs के साथ, एग्जिस्टिंग ट्रीटी के साथ इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है। साइंस बेस्ड
एडाप्टिव मैनेजमेंट किया जा सकता है, यूज रियल टाइम डेटा एंड क्लाइमेट मॉडलिंग टू मेक एमपीएस डायनेमिक एंड रेस्पॉन्सिव टू इकोलॉजिकल चेंज। थर्ड टॉपिक है केरला स्टोरी। केरला ने एक्सट्रीम पॉवर्टी, है ना, यहाँ पे आप देखोगे इरेडिकेटिंग पॉवर्टी शुड बी सीन एज नेवर एंडिंग टास्क। नेवर एंडिंग टास्क है, बट एक्सट्रीम पॉवर्टी को खत्म किया। बहुत ज्यादा गरीबी में रहने वाले लोग नहीं है। मे बी आप केरला जाओ, मैं तो गया नहीं हूँ, बट जाओ तो हो सकता है आपको बेगर्स केरला में नहीं मिले, जो कि एक्सट्रीम पॉवर्टी में माने जाते हैं। ऑन द 69th फॉर्मेशन डे 1 November 2025, Kerala became the first Indian state to declare itself from extreme poverty, free from, marked the culmination of 4-year-long extreme poverty eradication program। 4 साल पहले उसने एक्सट्रीम पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम चलाया था केरला ने। एक एम्बिशियस इनिशिएटिव था, केरला का ट्रेडिशन में रूटेड, डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस मतलब पंचायत के पार्टिसिपेशन पर रूटेड, और इससे करके उन लोगों ने खत्म किया है। पॉवर्टी क्या है? गरीबी, है ना, खाना आपके पास बेसिक नीड नहीं है, फूड नहीं है, शेल्टर नहीं है, तो गरीब हो आप। वर्ल्ड बैंक क्या बोलता है, अगर $3 पर डे से जिसके पास कम होता है, जनरली वो क्या है, एक्सट्रीम पॉवर्टी में जी रहा है ना, $3 पर डे से कम। लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में क्या है, $4.2 पर डे। अपर मिडिल इनकम कंट्रीज चाइना वगैरह में क्या है, $8.3 पर डे। दस दोज बिलो $3 आर एक्सट्रीमली पुअर। पीपीपी पे बात कर रहे हैं। जब आप जीडीपी पढ़ोगे तो उसमें एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं पीपीपी, है ना। पर पर्सन अगर $3 से कम खर्च हो रहा है, $3 को अगर 85 से मल्टीप्लाई करो, ऑलमोस्ट हम 200 के आसपास पहुंचेंगे। तो 200 रुपीज से अगर आप कम खर्च करते हो, खाना पीना कपड़ा लत्ता, हर दिन का खर्च तो कैलकुलेट नहीं हो रहा है, बट मंथली उसको कैलकुलेट कर लो, 200 इंटू 30 कर लो, 6,000 इंटू 12 कर लो, 72,000 से अगर कम खर्च हो रहा है आपके ऊपर, है ना, मतलब अगर किसी फैमिली का जो इनकम है वो 72,000 से कम है, ठीक है, उसमें तो फिर आप क्या है, वो अकेले सिंगल फैमिली साल का 72,000, तो एक्सट्रीम पॉवर्टी में जी रहा है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या है? बहुत एजुकेशन की पॉवर्टी, हेल्थ की पॉवर्टी, घर में एसेट्स नहीं है ना, घर में सैनिटेशन नहीं है, बाथरूम नहीं है, क्लीन वाटर नहीं है, उससे रिलेटेड पॉवर्टी को हम क्या बोलते हैं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। ठीक बात है ना। जब आप पढ़ोगे क्लासेस में इकोनॉमिक्स तो आपको डिटेल में मैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी पढ़ाऊंगा। तो खैर यहाँ पे नीति आयोग का बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं लिया, और नीति आयोग का नहीं हेल्प लेते हुए अपने हिसाब से केरला ने बहुत ज़्यादा काम किया, है ना, खुद का अपना 4 डायमेंशनल फ्रेमवर्क पे काम किया। एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया, एक्सट्रीम पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम। कुदुम्बाश्री करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, कुदुम्बाश्री इज अ पॉवर्टी इरेडिकेशन एंड विमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम, जो कि केरला में चलता है। ये एक तरह से सेल्फ हेल्प ग्रुप था। सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब वुमेन का ग्रुप जो खुद का हेल्प खुद कर रहे हैं, पापड़ बना रहे हैं, अचार बना रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये धीरे धीरे बढ़ते 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 बहुत बड़ा रूप ले लिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, कुदुम्बाश्री। तो कुदुम्बाश्री आया। कुदुम्बाश्री काफी काम किया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के डेवलपमेंट में। नियरली 4 लाख इनोमरेटर्स कंडक्टेड हाउस टू हाउस सर्वे। 4 लाख घरों में 4 लाख लोगों ने हाउस टू हाउस सर्वे किया, ठीक है। 64,000 फैमिली को आइडेंटिफाई किया गया कि वो बहुत पुअर फैमिली है, 64,000 जिनके पास फूड नहीं है, हेल्थ खराब है, लाइवलीहुड और हाउसिंग की दिक्कत है। ईच फैमिली, ये 4 चीजों पे काम किया गया, ये 4 चीज उनके अंदर थे, फूड, हेल्थ, लाइवलीहुड, लाइवलीहुड मतलब रोजगार, और हाउसिंग। माइक्रो प्लान बनाया गया, हर किसी को अपने नीड पे बेस्ड, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन कराया गया, जिसको हाउसिंग चाहिए, मेडिकल केयर चाहिए, और ऐसे करके एक्सट्रीम पॉवर्टी खत्म किया गया है। अब ये इतना इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको आप मेंस में जरूर देखोगे, या मेंस में इसको आप जरूर लिख के आओगे। दिस इज हाउ यू शुड बी राइटिंग मेंस एग्जामिनेशन। अब भले ही मेंस एग्जामिनेशन अभी खत्म हुआ है, अगले साल है, बट अभी से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं है, बट अगर पॉवर्टी से कोई भी क्वेश्चन आता है आप इसको मेंशन करो। ओवरलैपिंग एंड डुप्लीकेशन, मल्टीपल स्कीम्स विद सिमिलर ऑब्जेक्टिव क्रिएट इनएफिशिएंसी, ये सब कंसर्न्स है, ठीक है। खैर यहाँ हम पावर्टी की बात कर रहे हैं, तो ये सब तो पावर्टी के ऊपर नहीं है, हम पावर्टी के ऊपर की आगे की बात करते हैं। केरला मॉडल का सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। केरला मॉडल का सिग्निफिकेंस क्या है? केरला में जो गवर्नेंस हुआ वो कैसा गवर्नेंस हुआ? पीपल सेंट्रिक, डीप रिलायंस ऑन कम्युनिटी नेटवर्क सच एज कुदुम्बाश्री एंड ग्राम सभा। कुदुम्बाश्री एंड ग्राम सभा पे बहुत ज्यादा रिलायंस हुआ। इंटीग्रेशन एंड कन्वर्जेंस, अलाइनिंग वेलफेयर स्कीम्स अंडर वन फ्रेमवर्क, रिड्यूस डुप्लीकेशन एंड लीकेज, ठीक है। डेटा ड्रिवन आइडेंटिफिकेशन, सेल्फ इनरोलमेंट को रिप्लेस कर दिया गया प्रोएक्टिव आउटरीच से और इनहेंस इंक्लूजन से। सस्टेनेबिलिटी एंड रेप्लिकेबिलिटी, बिल्ट ऑन डिकेड्स ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, इनिशिएटेड सिंस 1990s पीपल्स प्लान कैंपेन।
होलिस्टिक वेलफेयर, मर्ज वेलफेयर विद डिग्निटी फ्रॉम फूड एंड हेल्थ टू सोशल आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप राइट्स। तो ये है पूरा केरला मॉडल का सिग्निफिकेंस। होलिस्टिक वेलफेयर पे ध्यान दिया गया, सस्टेनेबिलिटी पे ध्यान दिया गया, डेटा ड्रिवन आइडेंटिफिकेशन किया गया कौन गरीब है, फिर उसके हिसाब से प्रोग्राम चलाया गया। क्या क्या चैलेंजेस आया, है ना? परसिस्टेंट ट्राइबल एंड कोस्टल, कोस्टल एरिया में रहने वाले लोग डिप्राइव हो जाते हैं, फ्लड व्लड आ जाता है, साइक्लोन आ जाता है, इकोनॉमिकली स्टेगनेंट हो जाते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है ना? फिजिकल स्ट्रेन, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा वेलफेयर कमिटमेंट करेगी तो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, उतना पैसा गवर्नमेंट के पास आएगा कहाँ से? और केरला में बहुत सारे लोग दुबई उबई रहते हैं, वहाँ से पैसे भेजते हैं जिसको रेमिटेंस बोलते हैं, रेमिटेंस पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है। इकोनॉमिक रेजिलियंस डिपेंड्स पार्टली ऑन गल्फ रेमिटेंस, नॉट सोनली ऑन डोमेस्टिक ग्रोथ। गल्फ कंट्रीज है ना, दुबई यूएई, इन सब जगह से आपका सऊदी अरेबिया, बहुत ज़्यादा रेमिटेंस किसके पास आता है? केरला के पास। What is the way forward? EPEP 2.0 launched to prevent relapses into extreme poverty। अब EPEP 2.0 लॉन्च होना है या उसको करना चाहिए कि आगे रीलैप्स नहीं हो, जो गरीबी से निकले वापस गरीबी में नहीं घुस जाए। ठीक है, स्किल और जॉब क्रिएट हो, ग्रीन इंडस्ट्रीज बने, नॉलेज इकोनॉमी बने, टेक बेस्ड लाइवलीहुड बने, पावर्टी ट्रैकिंग हो, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ पावर्टी ट्रैकिंग, एस्टैब्लिश रियल टाइम पावर्टी डेटाबेस टू गाइड टारगेटेड इंटरवेंशन, रिप्लिकेशन बाई अदर स्टेट इसको रेप्लिकेट करे, अडॉप्ट केरला कस्टमाइज माइक्रो प्लान मॉडल विथ लोकल इनोवेशन एल्सवेयर, फिजिकल फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन किया जाए, सेंट्रल सपोर्ट इज एसेंशियल टू स्केल सक्सेसफुल लोकल मॉडल नेशन वाइड, इंटीग्रेटेड सोहरा टूरिज्म सर्किट। सोहरा टूरिज्म सर्किट के बारे में आते हैं हम लोग। सोहरा मतलब चेरापूंजी। चेरापूंजी तो आप में से बहुत सारे लोग गए होंगे जो आसाम में रहते हैं, तो वो लोग होके आए होंगे, बट जो लोग आसाम के बाहर गए हैं उनके चांसेस बहुत कम है कि आप चेरापूंजी गए होंगे। अगर आप नॉर्थ ईस्ट से नहीं हो तो देर आर वेरी लेस चांस कि आप चेरापूंजी गए होंगे। चेरापूंजी उसी का नाम है सोहरा। उसको डेवलप करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ने स्कीम निकाली है। उसके मिनिस्टर कौन है? श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया लेज फाउंडेशन स्टोन फॉर इंटीग्रेटेड सोहरा टूरिज्म सर्किट अंडर पीएम डेव आईएनई, है ना? पीएम डेव आईएनई मतलब ये जो नॉर्थ ईस्ट को डेवलप करने के लिए जो स्कीम है उसके अंदर ये इंटीग्रेटेड सोहरा टूरिस्ट सर्किट बन रहा है। इसको लॉन्च किसने किया है? हमारे मिनिस्टर साहब ने। अब इसके बारे में बात करते हैं। द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ सोहरा टूरिज्म सर्किट लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एम्स टू ट्रांसफॉर्म सोहरा मतलब चेरापूंजी इनटू मेघालय इन अ सस्टेनेबल एक्सपेरियंशियल टूरिज्म हब। टूरिज्म हब तो वो है, बट उसको और सस्टेनेबल टूरिज्म हब के रूप में, जहाँ लोगों का एक्सपीरियंस और बेटर हो सके, सर्विसेज और बेटर हो सके, उसके रूप में 650 करोड़ उसके लिए पैसा दिया गया है। प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर प्रोडक्ट में, इस पूरे प्रोजेक्ट में क्या क्या आएगा? नोखलिकई फॉल्स जो है ना, ये आप हो सकता है आप लोगों ने देखा होगा। मौसमी इको पार्क, है ना, मैं भी गया हूँ। वाखलिया कैन्यन, ये इन सब जगहों को टूरिस्ट पर डेवलप किया जाएगा और बहुत सारे नए जॉब जो होंगे जनरेट होंगे। देखो ये सब है ना, ये सब फॉल्स जो है और ये इको पार्क जो है, ये मैं भी गया हुआ हूँ यहाँ पे। और ज़्यादा एमिनिटीज वगैरह पूरा पूरा डेवलप किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव एंड विजन प्रमोट सस्टेनेबल टूरिज्म, टूरिज्म सस्टेनेबल हो, नए लोकल लाइवलीहुड क्रिएट हो, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो, कल्चर प्रिजर्व हो, नेचुरल हेरिटेज प्रिजर्व हो और विकसित भारत 2047 के साथ अलाइंड हो। दिस इज द मोटो। सोहरा प्रोजेक्ट का सिग्निफिकेंस क्या होगा? डेवलपमेंट हो, है ना, एज ए डेवलपमेंट कैटलिस्ट यूज हो, एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, इकोलॉजिकल बैलेंस, कल्चर का प्रमोशन, खासकर खासी कल्चर का, जैंतिया कल्चर का, है ना, गारो कल्चर का, रिपब्लिक रेप्लिकेबल मॉडल, ऐसा मॉडल बने जो अलग अलग जगह सस्टेनेबिलिटी वाइज, है ना, कम्युनिटी लेड टूरिज्म के रूप में उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। अब ये लॉन्च अनाउंस कब किया गया था? पीएम डेव आईएनई स्कीम 2022-23 में अनाउंस किया गया था। अभी ये सोहरा डेवलपमेंट नहीं, सोहरा इनिशिएटिव जिस स्कीम के अंदर है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब 100% सेंट्रल फंडिंग है, मिनिस्ट्री ऑफ डोनियर के अंदर है। फाइनेंशियल आउटले पूरे स्कीम में 6600 आउटले है ना। रैपिड इंक्लूसिव होलिस्टिक डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्ट का कराना है, पीएम गति शक्ति, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, ये सब इसके स्कीम के अंदर आते हैं। अब ये रहे आपके पास क्वेश्चंस। आप लोग सारे लोग क्वेश्चंस नहीं करते हो, बहुत सारे लोग देखते तो हो बट क्वेश्चन नहीं करते हो, आपका फायदा कम हो जाता है ना, आपका जो बेनिफिट है कम हो जाता है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, हाई सीज ट्रीटी। हाई सीज ट्रीटी के बारे में पढ़ो, 4 ऑप्शन पढ़ो और आप आंसर बताओ कि कौन सा आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 2, विद रेफरेंस टू केरला डिक्लेरेशन एज इंडिया फर्स्ट स्टेट फ्री फ्रॉम एक्सट्रीम पॉवर्टी। क्वेश्चन पढ़ो
3 स्टेटमेंट पढ़ो, आंसर बताओ। ठीक है। थर्ड, सोरा टूरिज्म सर्किट इन मेघालय, 3 स्टेटमेंट पढ़ो और आंसर बताओ। और ठीक है, पॉज करके आप आंसर बताओ। अब ये क्वेश्चन जो है मॉडल यूथ ग्राम सभा, ये जो 3 नवंबर का डीसीए है उसके उसके आंसर्स हैं। इसरो वाला ये भी आंसर क्या है, 1 and 3 आंसर्स है। और लास्ट का आंसर क्या है, 3 ओनली, 3 ओनली। CAG इज अपॉइंटेड बाय द पार्लियामेंट, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इनको सिविल सर्वेंट की तरह नहीं हटा सकते हो। थर्ड स्टेटमेंट सही है। फोर्थ स्टेटमेंट भी गलत है, प्राइम मिनिस्टर टेबल नहीं करते हैं रिपोर्ट। तो सिर्फ और सिर्फ आंसर जो होगा 3 ओनली। तो दिस इज द ओवरऑल सिनारियो अबाउट टुडेज डेली करंट अफेयर्स DCA। थैंक यू, जय हिंद।